लास्ट क्लास में हमने प्रेस से रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट पढ़े थे। तो अभी एक दो क्लास बिल्कुल थियोरिटिकली चलने वाली है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल उस पर आएंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने एक तरीका बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रश्न, मूक प्रश्न। व्यक्ति आपके पास आ रहा है और वो हमें कह रहा है कि भाई हमें कुछ नहीं बता रहा, हमें उसको केवल देखकर और कुंडली बनाकर प्रश्न कुंडली से किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि उसका किस भाव से रिलेटेड या क्या प्रश्न हो सकता है। तो उसमें मैंने बताया था आपको मून को देखेंगे, मून के नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे, जनरली वो जिन भावों में प्लेस्ड हैं, जिन भावों के लॉर्ड हैं, उससे लिंक्ड आपका प्रश्न होगा। आप लग्न और लग्न लॉर्ड को भी देख सकते हो, यदि उनसे लिंक्ड नहीं है तो लग्न और लग्न लॉर्ड से लिंक्ड प्रश्न होगा। तो इनमें से किसी से भी लिंक्ड हो सकता है। फिर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो केंद्र स्थान है प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अधिकतर लोग उसको एक जन्म कुंडली की तरह एनालिसिस करने लग जाते हैं प्रश्न कुंडली को, जो कि पूरी तरीके से सही तरीका नहीं है। जन्म कुंडली की तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है, मगर आप स्पेसिफिक इवेंट के वहाँ पर स्पेसिफिक मेथड्स हैं, उसी को फॉलो करना है। उनमें केंद्र स्थानों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप प्योरली जन्म कुंडली के तरह से यदि उसको एनालिसिस करेंगे तो आप प्रश्न कुंडली के आंसर सही नहीं दे पाएंगे। आपको उसकी डिटेलिंग में जाना है तब आप जरूर एनालिसिस कर सकते हो, मगर हमें जनरली प्रश्न कुंडली की रिक्वायरमेंट होती है यस नो टाइप ऑफ प्रश्न में। कोई चीज़ चोरी हो गई तो कौन लेके गया है, कहाँ लेकर गया है, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आप जन्म कुंडली की तरह एनालिसिस करके नहीं दे सकते। इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आपको प्रश्न के नियम ध्यान रखने हैं। तो मैं आपको प्रश्न के नियम अभी बता रहा हूं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके पास कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न लेकर आया, आप देखिए उस समय पर कोई किसी भी प्लेनेट की मोशन में किसी भी तरीके का चेंज हुआ है, उस प्लेनेट से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है। सपोज कोई प्लेनेट डायरेक्ट से रेट्रो हो गया एक आध 2 दिन पहले, आप समझ जाइए उसी प्लेनेट से रिलेटेड प्रश्न है। या रेट्रो से डायरेक्ट हो गया, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी प्लेनेट ने राशि परिवर्तित की उस दिन के आसपास, समझ जाइए उससे रिलेटेड प्रश्न है, क्योंकि राशि परिवर्तित की तभी वो आपके उसके माइंड के अंदर प्रश्न आया। तो चंद्रमा को तो यूटिलाइज कर ही रहे हैं, मगर ये भी तरीके हैं जो बहुत सटीक हैं। ऐसे ही कोई प्लेनेट कंबस्ट हो गया, आप समझिए कि कंबशन की वजह से कोई न कोई परेशानी आई है, और कब तक चलेगी इसका भी आंसर है। जब तक वो कंबस्ट रहेगा उसको वो परेशानी रहेगी, और कंबस्ट होने के जैसे ही वो वापस से राइज करेगा, आप कह सकते हो कि तब आपका ये जो परेशानी आई है, ये जो प्रॉब्लम आई है, ये आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हमें प्रश्न के अंदर सारी आंख कान खुले रखने हैं, कोई एक सीधा सीधा नियम नहीं है इसके अंदर। आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी जो कॉम्बिनेशन बताए, अभी मेरे पास आज कोई व्यक्ति आया तो मैं देखूंगा भाई 1-2 दिन में कोई प्लेनेट रेट्रो तो नहीं हुआ है, कोई प्लेनेट कंबस्ट तो नहीं हो गया है, किसी ने राशि तो परिवर्तित नहीं की है। सपोज मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर प्लेनेट ने राशि परिवर्तित की है, इवेंट होगा डेफिनेटली उसी समय पर कि इसने राशि परिवर्तित की। व्यक्ति आपके पास आया तो आप कहोगे भाई इस भाव से रिलेटेड, इस या इस भाव से रिलेटेड इवेंट है। जिस राशि में वो प्लेनेट था, जिस राशि में गया है, जिस राशि को देख रहा था, उन भावों से रिलेटेड प्रश्न होगा सर्टेनली। अब यदि उसकी कोई अच्छी घटना होगी तब तो ये मान के चलोगे जब तक वो अगली राशि में रहेगा वो मजे रहेंगे। बुरी घटना होगी तभी भी आप ये मानिए राशि परिवर्तित करके जिस राशि में वो प्लेनेट गया है वो रीजन है बुरी घटना का। तो जब तक वो उस राशि में बना रहेगा तब तक ये मान के चलिए कि उसकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। जब से उस राशि से अगली राशि में नहीं जाएगा तब तक हम यही मान के चलेंगे कि भाई आपको तब तक यह दिक्कत बनी रहेगी, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। चंद्रमा तो अक्सर बदलता ही रहता है, चंद्रमा अक्सर बदलता रहता है, राशि वगैरह 1.25 दिन में बदल जाती है। तो चंद्रमा को हम जनरली यूटिलाइज करते हैं फॉर द टाइमिंग ऑफ पेमेंट। चंद्रमा को यूटिलाइज करते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए, बाकी को हम यूटिलाइज नहीं करते, बाकी को हम इवेंट देखने के लिए भी करते हैं। तो आप 4-5 चीज़ों को दिमाग के अंदर रखोगे, इनमें से कोई एक आध चीज़ होगी, हो सकता है कुछ भी ना हो। आप देखिए जब भी प्रश्न आया, प्रश्न हम इस बात से भी डिसाइड कर सकते हैं कि चंद्रमा किस राशि में है, उसका नक्षत्र लॉर्ड किस राशि में है, चंद्रमा किस भाव का लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड किस भाव का लॉर्ड है। लग्न के बेस पर डिसाइड कर सकते हो, लग्न के लॉर्ड के बेस पर डिसाइड कर सकते हो। मूक प्रश्न
साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई प्लेनेट रेट्रो तो नहीं हुआ है, या रेट्रो से डायरेक्ट तो नहीं हुआ है, कोई प्लेनेट कंबस्ट तो नहीं हुआ है, कंबस्ट है तो उससे राइज तो नहीं हुआ है, किसी प्लेनेट ने राशि तो परिवर्तित नहीं की है। इनमें से यदि कोई भी काम हुआ है तो वो भी उसके प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने में भी आपकी हेल्प करेगा कि इवेंट कब होने वाला है। प्लेनेट रेट्रो हो गया आज, अभी मेरे पास प्रश्न लेकर आ गया कल सुबह कोई कि जी मेरे साथ ये चीज हो गई है, अभी ये कब सॉर्ट आउट होगी। आप देखिए उसका वो प्लेनेट जो रेट्रो हुआ है वो डायरेक्ट कब होने वाला है, आप बोलोगे डायरेक्ट होने के बाद होगी। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी मैं कुछ और बेसिक्स बताऊंगा, तो अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। 2-3 रिक्वेस्ट है। पहली तो ये है कि जो लोग क्लास में आ जाते हैं वो प्लीज़ उसको क्लास को छोड़ के ना जाए। जिसको नहीं ज्वाइन करनी है वो कोई बात नहीं, मुझे बता दे पहले ही, मगर जब क्लास में आ गए हो तो बीच में छोड़ के ना जाए। दूसरा ये है कि एक इशू अभी रेज हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों के माइक्रोफोन लूज होते हैं या बाहर की साउंड से वो करते हैं तो फिर वीडियो में डिस्टर्बेंस आती है, जो मैं बार बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। और तीसरी बात यह है कि प्रश्न आंसर के टाइम पर ही मैं केवल ऑडियो ऑन करता हूँ, बाकी म्यूट रखता हूँ सभी को, इसलिए जो मुझे पढ़ाना है वो आपको डिस्टर्बेंस उसमें नहीं मिलेगा। प्रश्न आंसर जो लाइव आ रहे हैं उन्हीं के लिए है। रिकॉर्डिंग में प्रश्न आंसर मैं दे देता हूँ, नहीं तो प्रश्न आंसर को आप ये मान के चलिए कि अभी आप समझिए ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में डिस्टर्बेंस डेफिनेटली होगा। मैं कितना भी चालूंगा तभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट तो है नहीं कि मेरे से कोई डरेगा। मैं कहूँगा कि सर ने एक आया है तो भाई अब कल को मार्क्स काट लेंगे एग्जाम में या कुछ और कर देंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ। आप लोगों का जो भी कोऑपरेशन होगा। मैडम रुक जाओ, अभी क्वेश्चन मत पूछिए, आप नोट कर लीजिए, एंड में मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बीच में मत पूछिए, फ्लो टूटता है। आप नोट कर लीजिए जो भी प्रश्न है, आई विल आंसर दोस। तो अभी मैं बीच में ज़रूरी बातें बता रहा हूँ क्योंकि एक अननेसेसरी के इश्यूज मैं चाहता नहीं कि रेस हों, मगर मतलब मैं आपस में भी आप लोग वो करें डिस्कशन या मेरे से भी करें, तो हमारा प्रयास है। इस ग्रुप के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ये भी चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मेरे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि मैं फ़ी बहुत कम रखता हूँ। रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बता पाऊँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है मासेस तक पहुँचना, इसलिए मैं वीडियोस भी अपने यूट्यूब पर वो डालता हूँ जो और कोई हिम्मत नहीं करता इतने कंसेप्ट को, जो मेरी पूरी ज़िंदगी भर की तपस्या है उसको मैं डिस्क्लोज करता हूँ सब लोगों के सामने, और कोई नहीं करता। आपको उस तरीके का कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये होता है कि माई ऑब्जेक्टिव कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। आप लोगों से जो थोड़ी बहुत फ़ी चार्ज की है वो भी इसलिए किया है कि मैं इनिशियली फ्री ही पढ़ाता था। फ्री की क्लास में डिसिप्लिन नहीं होता। जो मैं संडे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास लेता हूँ, आप देख सकते हो किस तरीके की क्लास होती है, कुछ सारी यूजलेस हो जाती है एंड में। तो इसलिए 2-4 चीज़ें मैंने आपको क्लैरिफाई किए हुए हैं और मेरी तरफ से पूरा एफर्ट होता है। मेरा जो काम है अपना ऑनेस्टी से आपको बताना है। बाकी जो टेक्नोलॉजिकल आपको साउंड वगैरह की कोई भी आपको डिफिकल्टीज आती हैं, यू बियर विद दिस। टेक्नोलॉजी वाइज मैं कोई इंप्रूव नहीं कर सकता। मेरा एक्चुअली इंप्रूवमेंट होता है कंटेंट में। मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसमें मैं आपसे जो कहूँगा उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारा अभी तक प्रश्न का कोर्स है, इसमें मैंने आपको जो कराया है वो मैंने कोई भी चीज़ प्रॉमिस नहीं की थी। मैंने आपको जितनी भी टेक्निक बताई है मैंने बाई चॉइस बताई है। मैं केवल ये वैदिक प्रश्न का था, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो भी कराया, वॉच का कराया या आरकेपी थ्योरी कराई, या मैंने आपको होरा पर बेस जो भी कराई है, कंसेप्ट कराए, ये सब मैंने अपनी उससे ही कराए कि आप लोगों को यदि आप मेरे से जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं बता पाऊँ। तो नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस कि अब हम इसमें और क्या क्या कंसेप्ट देख सकते हैं। और आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर ले, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इट। क्योंकि ग्रुप्स में हम जब भी कोई चीज़ डालते हैं तो उसमें दो राय हो जाती हैं। ठीक है, आप मुझे कुछ भी कहोगे आई विल एक्सेप्ट इट। तो वहाँ पे दो राय होती हैं तो फिर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। कुछ लोग कुछ व्यू रखते हैं, कुछ दूसरा व्यू रखते हैं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है वो सीखना है सभी का। ये मान के चलिएगा आप और मैं एक ही बोर्ड में हैं। आप ये मत मान के चलिएगा कि मैं कोई यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो कीप दैट इन माइंड। इसको इस तरीके से ना करें कि मैं इसको बिल्कुल परफेक्टली वे में ऑर्गेनाइज क्लास को कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जितना सहयोग होगा उतना बेटर वे में मैं करने की कोशिश करूँगा। अपनी तरफ से मैं फुल्ली डिसिप्लिन्ड होता हूँ, और आप भी यदि रहेंगे सभी लोग तो इट वुड बी बेटर।
चलो एनीवेज, तो ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका था। एंट्री ऑफ ए प्लेनेट इनटू ए साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रश्न जब भी देख रहे हो, आपके पास कोई भी प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बड़ी बड़ी बातों से प्रश्न कभी सोल्व नहीं होगा, हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, द मेयर फैक्ट दैट क्वेरी हैज बीन आस्क्ड ऑन द ट्रांजिट ऑफ ए प्लेनेट इनटू ए साइन हैज ए मीनिंग एंड इंडिकेट्स द नेचर ऑफ क्वेरी relating to house where planet has entered as also lordship owned by such planet। तो जब भी कोई प्लेनेट राशि परिवर्तित कर रहा है तो उसको आप फोकस करिए। बाकी नियमों को तो हम लगाएंगे, मगर केवल इस एक नियम के बेस पर विद इन ए सेकंड आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। उसको ये भी कह सकते हो भाई आप इस काम से आए हो और आपका ये होने वाला है। एज फार एज प्लेनेट रिमेन्स इन दैट साइन, गुड और बैड सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट प्लेनेट रिमेन्स। तो जैसे ही कोई प्लेनेट ने राशि परिवर्तित की, जनरली फास्ट मूविंग के लिए ज़्यादा अब मानकर चलिए, तो आप समझ लीजिए कि वो पर्सन आपके पास आया है तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट का रोल होगा। और वो जो भी सफ़र कर रहा है या एंजॉय कर रहा है, जब तक वो उस राशि में रहेगा तब तक करेगा। जैसे अभी आपका मार्स 5 साइन में ट्रांजिट करके आया है। आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, तो मार्स उस प्रश्न कुंडली में जिन भावों का लॉर्ड है उनसे रिलेटेड डेफिनेटली उसके प्रश्न होंगे। और जब तक मार्स 5 साइन में होगा तब तक वो उन प्रश्नों से जूझेगा, सफर करेगा या एंजॉय करेगा। जब मार्स फिर राशि चेंज कर लेगा, 6 साइन में चला जाएगा, तब वो उससे ओवरकम कर पाएगा। इसके अंदर मैं ताजिक भी कराऊंगा आपको, बट वो लेटर ऑन कराऊंगा। इनिशियली विदाउट ताजिक बताऊंगा जो भी बताऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। ये कुछ एक पॉइंट है जो मेरा अपना कलेक्शन है। कॉम्बिनेशन फॉर फेवरेबल फुलफिलमेंट ऑफ ए क्वेश्चन इन ऑल टाइप ऑफ क्वेरीज, इससे बोलते हैं कार्य सिद्धि योग। आपके पास कोई भी व्यक्ति आया, मेरा ये काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। आपको ये मैंने 9 पॉइंट फॉर्मूला बनाया हुआ है, 9 पॉइंट फॉर्मूला। इसके अंदर यदि आपके 6 पॉइंट पॉजिटिव हैं तो वो काम बनेगा, 4 पॉइंट पॉजिटिव है तभी भी बन सकता है। टोटल 9 पॉइंट फॉर्मूला है, 4 है तभी भी बन सकता है, 6 यदि पॉजिटिव आते हैं तो 100% बनेगा आउट ऑफ दिस 9। मगर आपके 3 से कम पॉजिटिव पॉइंट आ रहे हैं या एक भी नहीं आ रहा तो वो उसका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसको हम बोलते हैं कार्य सिद्धि। आपके पास एक व्यक्ति आया, मेरा टेंडर निकलेगा। आपके पास एक व्यक्ति आया, मैं एग्जाम में पास होऊंगा। आपके पास एक व्यक्ति आया, मेरी नौकरी लगेगी। आपके पास एक व्यक्ति आया, या हमारा आदमी खो गया है, मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके पास एक व्यक्ति आया, मेरा कोई चीज चोरी हो गई है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर अवेलेबल हैं 9 पॉइंट फॉर्मूले में। हालांकि हम इंडिविजुअल इवेंट अलग से डिस्कस करने वाले हैं, मगर आपको कोई भी प्रश्न की एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, इन 9 पॉइंट्स को भी पकड़कर आप पूरी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। एक मैंने आपको श्लोक के बेस पर, प्रश्न मार्क के बेस पर एक टेक्निक बताई थी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने एक श्लोक का बताया था कि लग्न में चंद्रमा और बुध की राशि है, उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल में कराऊंगा। उसमें से अधिकतर लोग उसको अब यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, मगर आप जो यूटिलाइज कर पाओगे उसमें सेकंड वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके पास कार्य सिद्धि या फुलफिलमेंट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ क्वेश्चन वो होता है जब व्यक्ति जो इच्छा लेकर आता है वो पूरी हो जाए। तो इच्छा पूर्ति के ये आपके सूत्र हैं। जब हमारे पास लेकर आया मेरी नौकरी लग जाएगी, क्या उसकी इच्छा नौकरी लगने की है? आपके पास वो आया कि भाई मेरे को टेंडर मिल जाएगा, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, मेरे बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बच्चा कहेगा मेरा नीट का पेपर क्लियर हो जाएगा, IIT का पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा। उन सभी प्रश्नों के आंसर कैसे देने हैं? नंबर 1, इनमें से कोई भी इंडिविजुअल पैरामीटर फुलफिल नहीं करेगा इस चीज को। वो अपने आप में पॉजिटिव होगा, मगर एक चीज होगी आप उसके बेस पर कह देंगे नहीं नहीं ये तो हो गया, तो वो अपने आप में गलत है। तो इसमें से कई कॉम्बिनेशन एक साथ मिलने चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखना है, शीर्षोदय लग्न इज जनरली फेवरेबल। जनरली फेवरेबल वर्ड लिख दिया मैंने। आपकी जो प्रश्न कुंडली की लग्न की बात कर रहा हूं, 5, 6, 7, 8 एंड 3 and 11 इन्हें शीर्षोदय लग्न बोलते हैं। हेड राइजिंग जो सर से राइज होती हैं, ये साइन है। ये लग्न के अंदर 5 साइन हो लियो, लग्न के अंदर 6 हो वर्गो, 7 हो लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 3 and 11 यदि लग्न में ये राशियां आ रही हैं
तो वो पॉजिटिव होगा। आप ये कह देंगे लग्न में ये राशि आ रही है तो अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरा आप देखेंगे वर्ग लग्न, डिविजनल चार्ट की लग्न देखेंगे, प्रश्न कुंडली के डिविजनल चार्ट में जो षड वर्ग हैं D1 D2 D3 D9 D12 एंड D3, 6 डिविजनल चार्ट हैं। इनकी लग्न में और बेनिफिक प्लेनेट की लग्न हो, बेनिफिक प्लेनेट कौन से होते हैं? आपका शुक्र, बुध, चंद्रमा और जुपिटर। यदि लग्न में ये जो मैंने 7 राशियां लिखी हुई हैं, ज्यादातर डिविजनल चार्ट की लग्न में ये राशियां हैं। अब सभी में तो ये होंगी नहीं, 6 डिवीजन बता दिए, 3-4 में भी यदि ये राशियां हैं तो उसको हम कहेंगे इट इज ए पॉजिटिव सिग्नल। मगर सभी में यदि इनमें से कोई भी राशि नहीं है तो वो नेगेटिव सिग्नल है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सभी को टिक करते जाओगे। इसको आप आदत बना लीजिए कि सब 9 के 9 पॉइंट चेक करने। चेक आपके 10 सेकंड में हो जाएंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर आपको ये सभी पॉइंट चेक करने हैं कि लग्न कौन सी है। शीर्षोदय है नंबर 1, दूसरा उनके डिविजनल चार्ट के अंदर ये है, मैं अभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा नंबर 3। लग्न लॉर्ड एंड म्यून शुड बी स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड इन ऑस्पिशियस हाउसेस। अब लग्न तो खैर प्लेस नहीं होगी, लग्न लॉर्ड और मून जो है चंद्रमा, आपकी जो प्रश्न कुंडली है वो आपका अच्छे घरों में बैठा होना चाहिए। अच्छे घर कौन से? 6, 8, 12 को छोड़कर सब अच्छे मान लो। यहाँ पर 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए बेसिकली। 6, 8, 12 के अलावा जहां भी बैठे हैं उसे आप ठीक माने, और जितने अच्छा बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो उसको और भी ज्यादा बेटर आप कंसिडर करेंगे। कि सपोज केंद्र में बैठे हैं तो आप ये मान लीजिए और अच्छा है, त्रिकोण में बैठे तो अच्छा है, मगर 3-11 में भी बुरा नहीं है, सेकंड में भी बुरा नहीं है, तभी भी वो फुलफिलमेंट बताएगा। लग्न शुड बी ऑक्यूपाइड और एस्पेक्टेड बाई इट्स लॉर्ड और बेनिफिक प्लेनेट। ये एक पैरामीटर है। आपकी लग्न को बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है या बेनिफिक उसके अंदर बैठा हुआ है या उसका लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये फुलफिलमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग आंसर है। 5th पॉइंट, बेनिफिक आर इन केंद्र एंड ट्राइन एंड नो मेलिफिक इन 8th हाउस। आपके जो बेनिफिक प्लेनेट हैं यहां पर आप चारों को बेनिफिक मानिएगा, चंद्रमा को भी, बुध को भी, शुक्र को भी, जुपिटर को भी। बुध यदि मेलिफिक के साथ बैठा है तो बात अलग है, बाकी इन सभी को आप एक बेनिफिक प्लेनेट मानेंगे। वो केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए, और 8th हाउस में कोई भी मेलिफिक प्लेनेट नहीं होना चाहिए साथी। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होगा आपके प्रश्न का होने का। 6-1, केंद्र एंड ट्राइन ऑक्यूपाइड बाई बेनिफिक, और मेलिफिक होना चाहिए 3, 6, 11 में। एंड 8th हाउस एंड 12th हाउस आर फ्री फ्रॉम मेलिफिक इन्फ्लुएंस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। छठा, ये एक सिंपल कॉम्बिनेशन के बेस पे आप फुलफिलमेंट ऑफ विश बोल सकते हो कि आपके बेनिफिक तो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, मेलिफिक 3, 6, 11 में हो गए, प्रश्न कुंडली भगवान की प्रश्न कुंडली जैसी हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रश्न कुंडली होगी। मिलने वाला नहीं है कॉम्बिनेशन, मगर हम फिर भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपके मेलिफिक 3, 6, 11 और 8वें भाव में हो, 12th हाउस में कोई भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस ना हो, इन दैट वन केस आपका क्वेश्चन का आंसर यस होगा। बेनिफिक इन 3, 5, 7, 11 गिव्स गुड रिजल्ट। यदि आपकी कुंडली के 3रे, 5वें, 7वें और 11वें भाव में बेनिफिक प्लेनेट हैं तो वो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। एनी प्लेनेट इन 11th हाउस, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है। प्रश्न कुंडली के 11वें भाव में कोई भी प्लेनेट हो जाए, एक से ज्यादा प्लेनेट हो जाए तो और भी बढ़िया है। फर्दर, बेनिफिक आर प्लेस्ड इन ह्यूमन साइन। आपके बेनिफिक प्लेनेट ह्यूमन साइन में बैठे हों 3, 6, 9, 11 में। बाइपेड साइन बोलते हैं इनको, द्विपद राशियां हैं ये जो मनुष्य साइन को रिप्रेजेंट करती हैं। 3, 6, 9, 11। 3 आपका मिथुन राशि है, 6 आपका कन्या राशि है, 9 आपकी सेजिटेरियस है और 11 आपका एक्वेरियस है। ये आपके 9 कॉम्बिनेशन है ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न कुंडली लगाऊंगा और इनको 1 by 1 मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो अभी की मैं एक प्रश्न कुंडली बना लेता हूं कि आपको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, मतलब आपको चेक कैसे करना है बेसिकली मैं ये बताऊंगा आपको। इन सभी पॉइंट्स को कैसे चेक करना है। इनमें क्या होता है कि कंफ्यूज रहते हैं कई बार कि एक भी पॉइंट हो गया जी शीर्षोदय लग्नराइज हो गई है तो आंसर यस हो गया, थोड़ी होता कोई। आपके एक कॉम्बिनेशन के बेस पे ना आप यस करोगे ना आप नो करोगे। इसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं, उनमें से आपके 3-4 पॉइंट कम से कम 4 पॉइंट के आसपास बनने चाहिए, देन ओनली विल से नो। अब ये जो मैंने कॉम्बिनेशन लिखे हैं वो एज इट इज नहीं लगेंगे, पार्शियली भी लग रहे हैं तो लगने तो चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई आपका त्रिकोण में बेनिफिक होने चाहिए, तो सारे बेनिफिक त्रिकोण में तो नहीं बैठ जाएंगे।
स्टिल आपके त्रिकोण में कोई बेनिफिक है तो वो फेवरेबल होगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। अब ये प्रश्न कुंडली होगी। देखिए इस प्रश्न कुंडली में मैं एक एक पॉइंट लगाता हूं। नंबर 1, इसने कुछ भी प्रश्न पूछ लिया हमसे, हमें नहीं पता क्या प्रश्न पूछा है। सपोज इसने कहा कि भाई मेरा इस पर्टिकुलर जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या, हम उसे आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया लग्न जो है ये शीर्षोदय नहीं है। शीर्षोदय होती है 3, 11, 5, 6, 7, 8, ऐसे याद रखते हैं। 5, 6, 7, 8, 3, 11, 10 आ रही है तो पहला ये पृष्ठोदय लग्न है, ये नेगेटिव होता है। अब ये भी बता रहा हूं क्या नेगेटिव है। यदि शीर्षोदय लग्न पॉजिटिव है तो पृष्ठोदय लग्न वहीं पे नेगेटिव हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो डिविजनल चार्ट की लग्न है वो बेनिफिक प्लेनेट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिविजनल चार्ट दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पर D9 की जो लग्न है आपको दिख रही होगी 11 है, वो मेलिफिक की है, मगर D10 की 7 है जो बेनिफिक की है। यहाँ पर मैं डिविजनल चार्ट लगा लेता हूँ सारे। ये डिविजनल चार्ट हो गया अधिकतर। कुछ एक यहाँ पर है, जैसे देखिए D9 की है मेलिफिक की है, D10 की बेनिफिक की है, D60 देखते नहीं है यहाँ पर, D7 की बेनिफिक की है। इसके बाद आप यदि D3 में जाओगे तो वो मेलिफिक की है, D12 में जाओगे तो मेलिफिक की है, अधिकतर मेलिफिक की है। मतलब D12 मेलिफिक, D3 मेलिफिक, D9 हमने देखा था मेलिफिक था, इसी तरीके से आपका D10 भी मेलिफिक था। तो मैक्सिमम जो डिविजनल चार्ट है उनकी लग्न मेलिफिक है, मतलब बेनिफिक नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये मैंने बताया था, देखिए आपको वर्ग लग्न और बेनिफिक प्लेनेट, तो अधिकतर वर्ग लग्न मेलिफिक प्लेनेट की है। थर्ड वन लगाऊंगा आप, लग्न लॉर्ड एंड म्यून शुड बी स्ट्रांगली प्लेस्ड इन ऑस्पिशियस हाउसेस। देखते हैं कहां प्लेस्ड है। तो लग्न लॉर्ड को देखते हैं, इसका सैटर्न। सैटर्न कहां गया भाई, तो सैटर्न ठीक है ना, बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तीसरे भाव में कोई बुरा नहीं है, मगर मून खराब बैठा हुआ है, छठे भाव में जाकर बैठ गया, तो ये आपका तीसरा कॉम्बिनेशन भी नेगेटिव हो गया। क्या कह रहा है, लग्न लॉर्ड एंड म्यून शुड बी स्ट्रांगली प्लेस्ड इन ऑस्पिशियस हाउसेस। तो देखिए कांटे मारे जा रहे हैं हम, 3 कांटे लग गए। नाउ लग्न शुड बी ऑक्यूपाइड और एस्पेक्टेड बाय इट्स लॉर्ड। अब ये प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें। लग्न आपका लॉर्ड तो एस्पेक्ट कर रहा है क्या, लॉर्ड तो नहीं कर रहा, मगर एक बेनिफिक प्लेनेट यहां पर इसको एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी। और कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, देख लेते हैं। इसको जुपिटर नहीं कर रहा, पर मरकरी यहां पर बेनिफिक है, वो एस्पेक्ट कर रहा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। लग्न इज एस्पेक्टेड बाय द बेनिफिक प्लेनेट, तो वो दोनों तरीके से बेनिफिक है। बेनिफिक आर इन केंद्र एंड ट्राइन एंड नो मेलिफिक इन 8th हाउस। देखते हैं बेनिफिक आर इन केंद्र एंड ट्राइन, तो एक बेनिफिक केंद्र में है, 2 बेनिफिक केंद्र में है, एंड नो मेलिफिक इन 8th हाउस। तो यहां पे मेलिफिक बैठे हुए हैं 8th हाउस के अंदर, केतु एंड मार्स। तो ये कॉम्बिनेशन का आंसर भी नेगेटिव हो गया। हालांकि बेनिफिक केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, मगर 8वें भाव के अंदर 2 मेलिफिक आकर बैठ गए, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी आपका कट या कट लगा देंगे हम। बेनिफिक इन केंद्र एंड ट्राइन, नो मेलिफिक इन 8th हाउस। तो मेलिफिक इन 8th हाउस है, तो वो बेनिफिक बैठने के जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए थे उसे कैंसिल कर दिया। केंद्र एंड ट्राइन ऑक्यूपाइड बाई बेनिफिक एंड मेलिफिक इन 3, 6, 11 एंड 8th हाउस। अब देखते हैं केंद्र एंड ट्राइन आर ऑक्यूपाइड बाई बेनिफिक। तो केंद्र बेनिफिक आ रहे हैं, ट्राइन में तो खैर कोई बात नहीं, पर केंद्र में बेनिफिक है, ये भी काफी अपना आप में है। यहां पर मेलिफिक है। 12th हाउस इज नॉट अंडर एनी मेलिफिक इन्फ्लुएंस। तो 12th हाउस 1, 2, 3, 4 इतने खास मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं है। तो ये इन जनरल इसको आप पॉजिटिव यहां पर कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट वन हम पॉइंट देखेंगे, बेनिफिक इन 3, 5, 7, 11। तो 3, 5, 7, 11 देख लेते हैं। इसके 3 के अंदर कोई भी बेनिफिक नहीं है, 5 के अंदर कोई बेनिफिक नहीं है, 7 के अंदर बेनिफिक है, 11 के अंदर आपका बेनिफिक है। तो इसको हम एवरेज सा मान लेते हैं, नीदर वेरी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि 3rd हाउस के अंदर एक मेलिफिक बैठा हुआ है और आपका 7th हाउस के अंदर बेनिफिक बैठा हुआ है। तो जबकि कॉम्बिनेशन है 3, 5, 7, 11 के अंदर बेनिफिक प्लेनेट होने चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ ए न्यूट्रल है, ना ये तो सपोर्ट कर रहा है इवेंट को, ना ये इवेंट को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को अपोज कर रहा है। अब आ जाते हैं एनी प्लेनेट इन 11th हाउस, यहां पर नहीं है, ये भी कट लग गया। बेनिफिक आर प्लेस्ड इन ह्यूमन साइन 3, 6, 9, 11। देखते हैं बेनिफिक कहां बैठे हुए हैं। ये 1 में बैठा है, 3, 6, 9, 11 में ये भी नहीं बैठा हुआ, ये 3 में बैठा हुआ है, केवल एक पॉजिटिव है आपका। तो इतना कोई ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं बना, ये भी न्यूट्रल है, काइंड ऑफ न्यूट्रल, क्योंकि एक बेनिफिक 3 साइन में बैठा है और बाकी दोनों बेनिफिक 3 वो आपका उसमें ह्यूमन साइन में नहीं बैठे हुए हैं।
तो अब इसको अल्टीमेटली मैं कैसे आंसर करूंगा इस क्वेश्चन में? मुझे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने लगाए, एक्सेप्ट टू 1 और 2 सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो हम यहां पर इसकी कहेंगे कि आपकी विश फुलफिल नहीं होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। वो जो भी प्रश्न लेकर आया है, जो इच्छा लेकर आया है, उसकी इच्छा यहां पर फुलफिल नहीं होगी, क्वेश्चन फेल हो गया। इसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पर ये 9 पॉइंट का जो इसमें है, इसमें कुछ एक दो आपको लगेंगे कि मिसमैच हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर इसीलिए ये यहां पर 9 पॉइंट हमने रखे हैं। आपके यदि 4 से ज्यादा यदि पॉजिटिव आ रहे हैं, तब आप बेधड़क कह सकते हो कि भाई इस प्रश्न का आंसर यस होगा, अदरवाइज आप कहोगे कि इस प्रश्न का आंसर नो होगा। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। प्रैक्टिकली कैसे करना है ये मैंने बताया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्टेन इंपॉर्टेंट सूत्रस और कुछ जो चीजें हम देख सकते हैं ध्यान से, कि इनके अलावा आपसे कोई पर्सन आ जाता है कि भाई प्रमोशन होगा क्या मेरा, तो यहां पर आपको देखना है बेनिफिक इन 7th एंड 10th हाउस और स्थान पर प्रदा गिव्स पद प्राप्ति और भूमि लाभ। 7वें भाव या 10वें भाव में बेनिफिक बैठा हो, अभी यही व्यक्ति मेरे पास प्रश्न लेने आता कि मेरा प्रमोशन होगा क्या, मैं कहता होगा। बेनिफिक इन 7th और 10th हाउस आपको स्थान प्राप्ति देगा, ये प्रश्न के रूल बता रहा हूं। वैसे भी 7th हाउस में जो बेनिफिक होता है आपका कुंडली एनालिसिस में भी हम उसको अच्छा मानते हैं, मगर वो टाइम थोड़ी बताता है। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया कि जी मेरा प्रमोशन हो सकता है क्या, तो मैं देखूंगा 7th या 10th के अंदर बेनिफिक बैठा हुआ है, तो वो आपको स्थान प्राप्ति देगा और आपको भूमि लाभ भी देगा। ये प्रश्न के कॉम्बिनेशन हैं, इनको हमें इस तरीके से यूज करेंगे। एक है बेनिफिक इन 1 to 5 गिव्स स्टेटस एंड धन। पहले, दूसरे और 5वें भाव में यदि बेनिफिक बैठा हो शुभ ग्रह, तो वो आपको स्टेटस देगा, सम्मान और धन देगा। ये एक्चुअली तीनों भाव धन भाव है। लक्ष्मी स्थान है पहला और 5वां, और दूसरा धन भाव है, और साथ ही साथ फर्स्ट हाउस स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि पहले, दूसरे और 5वें भाव के अंदर यदि बेनिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो वो आपको स्टेटस और धन देंगे। अब इसका आंसर आप कैसे करोगे? आपके पास कोई व्यक्ति आ गया नौकरी पूछने कि जी मेरी नौकरी लगेगी क्या, तो आपने माइंड हमेशा खुला रखना है। प्रश्न करना उतना आसान नहीं होता, इसके अंदर आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, माइंड खुला रखना है। इसमें अच्छे से अच्छे लोग एक्सपर्ट नहीं हो पाते। इसका रीजन ये है कि अब सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपने खुले माइंड से देखना है कि पहले, दूसरे, 5वें में आपको बेनिफिक नजर आ रहे हैं, तो आपको धन और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होंगी। नौकरी लगने से भी तो दोनों चीजें मिलती हैं। कोई इलेक्शन लड़ रहा है, वो आपसे पूछता है क्या मैं यहाँ पर इलेक्शन में जीत जाऊंगा क्या, तो पहले देशकाल परिस्थिति के हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप देखोगे 1 to 5 में बेनिफिक है, तो वो इलेक्शन में जीतने की उसकी पूरी संभावना है। स्टेटस और धन दोनों की प्राप्ति होगी। केवल स्टेटस प्राप्त नहीं होगा, इसमें धन की भी प्राप्ति होगी। तो यहां पर इस व्यक्ति को मिलेगा क्या, हमने चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखिए कि इसके पहले भाव में, दूसरे भाव में और 5वें भाव में कोई बेनिफिक बैठा है क्या, कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो इसकी कुंडली हमने वहां पे भी नेगेटिव ही बताया था। ये कहेगा जी मुझे धन प्राप्त हो गया, तो उसका भी आंसर इसको हम नेगेटिव ही देंगे। फर्दर सूत्र है, इफ मेलिफिक इन 1 to 5 हाउस एंड 11th एंड 12th हाउस मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे पक्के। पहले, दूसरे, 5वें और 11वें 12वें भाव के अंदर मेलिफिक बैठ जाए तो मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे। इसने एक और इच्छा पूर्ति वाला स्थान भी 11th में भी मेलिफिक बैठा हुआ है और 12वें भाव में भी मेलिफिक बिठा दिया इसने, तो वो लॉस वाला स्थान है। तो ये सभी भावों में यदि मेलिफिक बैठे हैं, सब में थोड़ी मेलिफिक हुए, इतने तो प्लेनेट ही नहीं होते। आप असेस करोगे, ये 5 भाव में सपोज एक जगह बेनिफिक बैठा हुआ है, मगर 2-3 मेलिफिक बैठे हुए हैं, तभी भी आप कहोगे इसको मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे। हर जगह मेलिफिक बैठा है तो बहुत मेलिफिक मिलेंगे, कहीं कहीं पे मेलिफिक है और एक आध बेनिफिक है, तो उतने मेलिफिक नहीं मिलेंगे। ये एस्ट्रोलॉजर को खुद असेस करना है। मगर रूल ये है कि पहले, दूसरे, 5वें भाव में बेनिफिक है तो उसको स्टेटस और धन की प्राप्ति होगी। मगर पहले, दूसरे, 5वें हाउस में मेलिफिक 7 में, 11वें, 12वें में भी है, तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो यहां पर हम देखते हैं इस व्यक्ति के बारे में। पहले में तो नहीं है, दूसरे में मेलिफिक है, 5वें में भी नहीं है। यहाँ पर गुलका मांडी को भी यूज करते हैं, पर वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। 11वें में भी नहीं है, पर इसको स्टिल विल से विल गेट द मेलिफिक रिजल्ट। बेनिफिक रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। देखिए दोनों रिजल्ट एक सेम प्रश्न कुंडली पे जितने भी मैंने आंसर किए हैं वो एक दूसरे से मैच करते हुए आ रहे हैं। अब मेलिफिक मून नॉट गुड इन लग्न बट गुड रिजल्ट इन 10th हाउस। यदि आपका मेलिफिक चंद्रमा है, मेलिफिक होता है चंद्रमा वो पक्ष बल में कमजोर हो, यदि वो लग्न में है तो वो आप आंसर नो करोगे, मगर 10th हाउस में तो कोई दिक्कत नहीं है।
काम बन जाएगा। दी मेलिफिक चंद्रमा 10th हाउस में है तो अभी, क्योंकि वो योग बनाता है, अमल केती योग बनाता है, चाहे वो मेलिफिक हो तो अभी भी, तो 10वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, आपका बेनिफिक हो या मेलिफिक हो, आप वो उस जो भी प्रश्न लेकर आएगा आप उसको अच्छे रिजल्ट बताएंगे। मून इन 3, 6, 10, 11, 2, 7, ये मून की ट्रांजिट की पोजीशंस है जहां पर वो आपका अच्छे रिजल्ट देता है। मून यदि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, दूसरे और 7वें भाव में हो, 4 उपचय हाउसेज हैं, 3, 6, 10, 11, और साथ में 2 और 7 ऐड कर दीजिए आप इसके अंदर। यदि उसको जुपिटर देख रहा हो तो आपको गुड रिजल्ट थ्रू वुमेन। तो आप वुमेन का मतलब कुछ भी हो सकता है, वाइफ, मदर, डॉटर, सिस्टर, किसी के थ्रू आपको अच्छी खबर मिलेगी, अच्छी न्यूज मिलेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। मून यदि 3, 6, यहां पर अब देखिए, हालांकि हमने एक प्रश्न का आंसर 9 दिया था, चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है देखिए, और जुपिटर 7 में है, तो इस पर्सन को वुमेन के थ्रू अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि डिपेंड करेगा प्रश्न पर बेस्ड, क्या प्रश्न लेकर आया है, कि मुझे किसी मेरी वाइफ की नौकरी लग जाएगी क्या, ये पूछ सकता है वो। बेटी की नौकरी लग जाएगी, बेटी का सिलेक्शन हो जाएगा, बेटी का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो वुमेन के थ्रू अच्छे रिजल्ट का मतलब क्या है, आपको खुशखबरी मिलने वाली है थ्रू सम फीमेल नेटिव। अब फीमेल नेटिव आपके फैमिली का हो सकता है, बाहर का हो सकता है। तब हम क्या देखेंगे कि यदि चंद्रमा 3, 6, 10, 11, ये चंद्रमा की बेटर ट्रांजिट की पोजीशन होती है, 2, 7 में बैठा है और जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट थ्रू द वुमेन। इसके बाद है मेलिफिक इन 1, 3, 5, 8, 9, वर्क एंड धन नाश। जहां बेनिफिक बैठे होते हैं उनकी जगह मेलिफिक आ जाते हैं। 1, 3, 5, 8, 9 के अंदर यदि आपके मेलिफिक प्लेनेट बैठ जाए तो धन का नाश होगा, फियर होगा, आपको मतलब डर भी रहेगा। इस तरीके का हम प्रेडिक्शन करेंगे इन हाउसेस के अंदर यदि आपके मेलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, पहले, तीसरे, 5वें, 8वें और 9वें भाव के साथ। फर्दर जनरल रूल्स ऑफ द प्रश्न कुंडली। तो मैंने जैसा कहा था कि हमारी क्लास 1, 2 थियोरिटिकल चलेंगी, फिर इनको हम प्रैक्टिकली लगाएंगे। हालांकि मैं आपको कुंडली में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से देख सकते हैं, मगर ये प्रश्न कुंडली में आपको मेरे नोट्स हमेशा ध्यान रखने हैं, और इनको जब तक आप प्रैक्टिस करोगे डे टू डे बेसिस पर, तब तक प्रश्न कुंडली हम नहीं सीख सकते। आपने अभी सीख भी ली तो आप 15 दिन में भूल जाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन लर्न करना है। लोग क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जनरल जन्म कुंडली के नियम को प्रश्न कुंडली पर लगाना शुरू कर देते हैं। जहां पे भी डिस्कशन देखोगे, वो क्या गए 7वें में बैठ गया, वो फलाने में बैठ गया, ये इसको देख रहा है, वो कॉम्बिनेशन प्रश्न कुंडली में पूरी तरीके से नहीं लगते। प्रश्न कुंडली के अपने नियम है, और वो नियम मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, और ये मैंने एक्यूमुलेट किए हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके, और इन्हें आप साथ में रखेंगे और आप इनके बेस पर यदि एनालिसिस करेंगे। हम इंडिविजुअल इवेंट की भी बात करेंगे, जनरल बात कर रहा हूं अभी मैं आज। अभी तक जो मैंने बताया वो जनरल है, आपके कंसेप्ट इन्हें 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको ये अच्छे से याद होंगे। जनरल रूल क्या है देखिए, द हाउसेस विच इज कंजॉइंट ऑब्लिक एस्पेक्टेड बाई इट्स लॉर्ड और बेनिफिक और गुड। पहला नियम ये आपका बेसिक एस्ट्रोलॉजी का नियम है कि किसी भी भाव को उसका स्वामी देख रहा हो, उस भाव में बैठा हो, या बेनिफिक प्लेनेट देख रहे हो, वो भाव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फर्दर, इफ हाउस इज कंजॉइंट और एस्पेक्टेड बाई नेचुरल मेलिफिक इज नॉट गुड। कोई भी भाव यदि नेचुरल मेलिफिक उसे एस्पेक्ट कर रहा हो, या वो नेचुरल मेलिफिक वहां पर जाकर बैठ गया हो, तो वो भाव खराब हो जाएगा। थर्ड वन, देखिए भाव जड़ होती है, ध्यान रखिएगा सब। आप जो रिजल्ट की बात करते हैं ना अक्सर, तो हालांकि प्रेस से रिलेटेड नहीं है, पर भी मैं बता देता हूं, मेरे दिमाग में आया तो हम जनरली लॉर्ड को पकड़ लेते हैं अधिकतर लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पकड़ लेते हैं, वो लॉर्ड पर ही सारे रिजल्ट डिसाइड करते हैं, जो कि अपना आप में बहुत गलत धारणा है। लॉर्ड तो आपका 40% से ज्यादा रोल नहीं होता किसी भी भाव के रिजल्ट में, अधिक ज्यादा रोल उसका होता है खुद का। हालांकि दोनों का रोल है, दोनों जैसे कहते हैं ना, चोली दामन का साथ होता है दोनों का, भाव का भी और उसके लॉर्ड का है, जो प्लेनेट उस भाव के रिजल्ट देने वाला है। भाव है जड़, आपकी जड़ मजबूत नहीं है तब तक फल नहीं मिलने वाला, वो प्लांट टिकेगा ही नहीं। तो आपका जो जड़ है वो भाव होता है, आपका भाव स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो पेड़ स्ट्रांग होगा, और पेड़ स्ट्रांग होगा तभी आपको फल खाने को मिलेंगे। आपका जो फल है, जो भावेश है, उसकी जिम्मेवारी है उसकी देखरेख करने की, मगर पेड़ को बड़ा करने की, ग्रो करने की सारी जिम्मेवारी उसकी है। मगर जड़ यदि आपकी खराब है तो आप उसके अंदर कितना ही कुछ भी कर लीजिए, आपका यदि जड़ सड़ गई और जड़ के अंदर ताकत नहीं है तो वो आपका सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए भाव के रिजल्ट को हमेशा भाव की स्ट्रेंथ देखे बगैर कभी भी डिक्लेयर ना करें, जो कि जनरल प्रैक्टिस में
हम लोग कहीं से भी पढ़ लेते हैं या कुछ एग्जाम दे के एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, उनमें ये चीज़ें बताई ही नहीं जाती कि भाव की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप सब लोग इसको ध्यान रखना कि भाव इज मोर इंपॉर्टेंट देन भावेश। किसी भी भाव के रिजल्ट की जो क्वालिटी है, मैं भावेश को इग्नोर नहीं कर रहा, इक्वली इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट दोनों मिलके देंगे। भावेश भी खराब है तभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मगर दोनों में आपको प्रायोरिटी देनी है तो भाव को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जड़ है, जड़ का मजबूत होना जरूरी है। जब जड़ मजबूत है तो आप देख रेख करके उससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। तो यहां पर क्या कह रहा है, इफ हाउस इज कंजॉइंट और एस्पेक्टेड बाई नेचुरल मेलिफिक इज नॉट गुड। इफ लग्न इज फिक्स, ध्यान से सुनना इन चीजों को, ये बार बार आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर आपकी आधी प्रश्न कुंडली यहीं पर हो जाएगी। व्यक्ति आया, जब भी वो चेंज इन स्टेटस की बात कर रहा है, चेंज इन स्टेटस, ये होगा क्या? मरीज है, हॉस्पिटल से बाहर निकल आया है क्या? मेरी नौकरी चली तो नहीं जाएगी? बहुत प्रश्न आते हैं आजकल, मेरा ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा? चेंज ऑफ स्टेटस हो गया आपका। या और कोई मुझे, मेरी बीमारी, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा? चेंज ऑफ स्टेटस हो गया। मेरा यहाँ से कहीं और कहीं तो नहीं जाना पड़ जाएगा, मुझे आना तो नहीं पड़ जाएगा? जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं यूएस से, नौकरी चली गई, आना तो नहीं पड़ जाएगा? तो ऐसे सभी केस में आपका स्टेटस चेंज होता है। अब यहां पर प्रश्न कुंडली की लगने के बेस पर भी आप आंसर कर सकते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लग्न। इसमें सारी चीजें आपको एक साथ लेनी है। जो मैंने आपको 9 पॉइंट फॉर्मूला बताया वो तो सबसे बेस्ट है ही, मगर आप 9 पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, आप सरसरी नजर से देख के आंसर करना चाहते हो, यदि लग्न आपकी फिक्स है 2588 में, मीन्स नो चेंज इन स्टेटस, कोई बदलाव नहीं होगा। नीदर पर्सन विल गो और कम, नो क्योर ऑफ डिजीज, कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल आपकी प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको। प्रश्न यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो जरूर मिलेगी, क्योंकि ये आपकी स्थिर लग्न है सारी। स्थिर लगने में आपका प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी को हम स्थिर चीज ही मानकर चलते हैं। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी आपके स्टेटस में चेंज नहीं होगा। यदि प्रश्न लग्न आपकी 25811 होगी तो स्टेटस के अंदर चेंज नहीं होगा। इफ लग्न इज मूवेबल मीन्स स्टेटस विल चेंज। लग्न मूवेबल है तो स्टेटस चेंज होगा। अब ये क्या चेंज होगा वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा, किस तरीके का प्रश्न पूछा है जातक ने आपसे, किस फॉर्म में उसने प्रश्न को फॉर्म किया है। एक ही प्रश्न का आंसर एक ही प्रश्न कुंडली से फेवरेबल भी होता है और अपोजिट भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे यहां पे कह रहा है डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। इफ पेशेंट इज देयर एंड क्वेश्चन इज, कोई बीमार है और उसका क्वेश्चन क्या है, विल ही गेट ऑल राइट, ठीक हो जाएगा। आपने प्रश्न कुंडली बनाई और उसकी यदि चर लग्न है तो आप स्टेटस चेंज बता रहे हो। चर लगने का मतलब मूवेबल साइन है लग्न में, तो कहोगे कि स्टेटस चेंज होगा, मतलब जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा, यस आंसर है। मगर क्वेश्चन क्या है, विल ही डाई, तभी भी यस आंसर है, क्योंकि लग्न के अंदर आपका मूवेबल साइन हो गया। लग्न के अंदर मूवेबल साइन होने का मतलब क्या है कि उसका जो भी स्टेटस है वो बदलने वाला है, और बदलने वाला किस फॉर्म में, आपके प्रश्न की फॉर्म में उसका आंसर छुपा है कि वो जो बीमार है यदि स्थिर लग्न है तो वो बीमार ही रहेगा। मगर चर लग्न है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक भी हो सकता है, मर भी सकता है। अब डिपेंड कैसे करेगा, आंसर कैसे दोगे आप? उसका प्रश्न क्या है, उसका प्रश्न है क्या वो ठीक हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ ठीक हो जाएगा। उसका प्रश्न है क्या वो मर जाएगा, तभी भी आप कहोगे हाँ मर जाएगा। तो वो पर्सन के प्रश्न पर ये डिपेंड करेगा। फर्दर इफ लग्न इज डुअल, अब आप कहोगे तो चर और स्थिर तो बता दीजिए, डुअल का क्या होगा। एक्चुअली डुअल साइन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। आंसर वैसे अनसर्टेन हो जाता है वहां पर, मगर फिर भी आप देने की कोशिश करो। तो 0 से 15 डिग्री फिक्स होती है, वो नजदीक होती है फिक्स साइन के, 0 से 15 डिग्री, और 15 से 30 डिग्री 15 to 30 वो क्लोज होती है आपके मूवेबल साइन के। देखिए 1 साइन है आपका मूवेबल, 2 साइन स्थिर है, फिर 3 साइन आपका डुअल साइन है। तो 3 साइन में जो 0 से 15 डिग्री है वो आपका फिक्स या स्थिर साइन के नजदीक होता है, और 15 से 30 डिग्री 4 के नजदीक आएगा। 3 साइन का 15 से 30 डिग्री 4 के नजदीक आएगा। तो यदि आपकी डुअल साइन की लग्न है तो लग्न की डिग्री देख लीजिए, 0 से 15 डिग्री आ रही है तो आप उसको आंसर करोगे बेस्ड ऑन द फिक्स, कहोगे कोई चेंज नहीं होगा। और 15 से 30 है तो आप कहोगे कि चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, मगर अनसर्टेन आंसर होगा। सर्टेन तभी होगा जब लग्न आपकी मूवेबल है या लग्न आपकी फिक्स है। तो इस तरीके से हम इसका भी आंसर कर सकते हैं। See all above from moon as well. If from both conclusion are same, result are certain. आपने लग्नी लगने से नहीं देखना, मूवेबल उससे भी देखना है। अब देखिए वो जो हम प्रश्न कर रहे थे, अब इसके अंदर ये पेशेंट आ जाता है कि हमारा वो
पर्सन है वो कहीं मैं यूएस से वापस तो नहीं आ जाऊंगा, तो वापस से नहीं आ जाऊंगा तो देखिए लगने मूवेबल होगी तो हम इसका स्टेटस चेंज होने वाला है, वापस आना है इसने। अब मैं इसको चंद्रमा से भी देख लूंगा। तो मून यहां पर देख रहे हो, मून आपका द्विस्वभाव राशि में, ध्यान से देखिए, और द्विस्वभाव राशि के अंदर ये आ रहा है आपका 12.50, 12.5 डिग्री है। द्विस्वभाव राशि को इन जनरल हम क्या कहेंगे, अनसर्टेन। तो अब आपका मेन रिजल्ट क्या हुआ, लगने से तो सर्टेनली ये बता रहा है कि इसका स्टेटस चेंज होने वाला है, मून से अनसर्टेन है, स्टिल हम यहाँ पर स्टेटस इसका चेंज होने वाला ही बताएंगे। मगर मून से वो आपका ये मून हो जाता है फिक्स साइन में, फिक्स साइन में। और कोई मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूं, देखिए ऐसे ही चेंज कर देता हूं, प्रश्न कुंडली बना लेते हैं कि यही प्रश्न हमसे 8 बजे सुबह पूछा गया। प्रश्न क्या है देखिए, मैं आंसर करना बता रहा हूं। चेंज ऑफ स्टेटस, व्यक्ति यूएस में और वो कह रहे हैं क्या मुझे वापस आऊंगा क्या मैं, तो यदि यस आएगा तो हम कहेंगे आएगा, और नो आएगा तो हम कहेंगे नहीं आएगा वापस, वो इंडिया। तो यहां पर मैंने एक प्रश्न कुंडली की, देखिए मूवेबल साइन है लग्न में, केवल साइन का यूटिलाइजेशन बता रहा हूं। मूवेबल साइन है तो मूवेबल साइन लग्न में और चंद्रमा डुअल साइन में है, तो लग्न के बेस पर मैं उसे कहूंगा हाँ वापस आएगा। चंद्रमा अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, हालांकि वो फिक्स साइन के ज्यादा क्लोज है, मगर 13 डिग्री के आसपास पहुंच गया तो वो अनसर्टेन बताएंगे। ओनली ड्यूल साइन के केस में अनसर्टेनिटी ऑलवेज बनी रहती है। तो ये तो प्लस बता रहा है, और ये आपका एक तरीके से न्यूट्रल बता रहा है, तो हम प्लस बोलेंगे। दोनों अपोजिट होते हैं तो फिर हम डायरेक्टली आंसर नहीं करते, फिर अदर टेक्निक्स को भी यूटिलाइज करते हैं, बाकी चीजों को भी यूटिलाइज करते हैं कि उसकी विश क्या है, आने की है नहीं आने की है, दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसकी इच्छा क्या है ये आप समझिए, या उससे पूछ लीजिए भाई आप क्या चाहते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। इसी तरीके से हम और भी एक आध कुंडली लगा लेते हैं। देखिए इसी में मैं टाइम चेंज कर देता हूं, डेट 27 कर देते हैं, टाइम में कर देता हूं इसका 15। अभी भी देखिए मोबाइल साइन आ रहा है, स्टेटस चेंज आ रहा है। देखिए अपना प्रश्न कुंडली ऐसे बताती है, स्टेटस चेंज आ रहा है। चंद्रमा तो खैर बदलेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन तक उसी में रहना है, 3 साइन में ही, ठीक है। तो मून का तो स्टेटस ज्यादा चेंज होता नहीं है, तो लग्न को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि मून तो आपके एक राशि के अंदर आके बैठ गया तो उसी राशि में बैठा रहेगा 2.25 दिन तक। तो आपको लग्न यहाँ पर आपका इसमें हर एक केस में चेंज इन स्टेटस को इंडिकेट कर रहा है। अब ये इसको मैंने फिर और एक तरीके से लिया हुआ है, ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस सिम्टम्स। किसी भी प्रश्न के होने में शुभ और अशुभ जो भी आपके सिम्टम्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्पिशियस एंड अनऑस्पिशियस सिम्टम्स क्या है, और भी सिंपल वे में आपको देखना है। इफ नो मेलिफिक प्लेनेट इन 8th हाउस एंड बेनिफिक प्लेस्ड इन केंद्रा, विश इज फुलफिल्ड। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वही है कि इच्छा पूर्ति होगी। आपके केंद्र में बेनिफिक है, 8वें में कोई भी मेलिफिक नहीं है, और कुछ देखना नहीं है आपको, तो हम कह देंगे कि उसकी विश फुलफिल हो जाएगी। इसमें देखिए मैं कोई ना लग्न में एस्पेक्ट देख रहा हूं, ना लग्न की स्ट्रेंथ देख रहा हूं, ना कुछ और कहां गया है, कौन कहां पर जाकर बैठ गया है, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हम केवल कितनी सिंपल बेस पर यस और नो का आंसर कर रहे हैं कि विश फुलफिल होगी। हमने क्या कहा, नो मेलिफिक प्लेस्ड इन 8th हाउस एंड बेनिफिक इन केंद्रस। एज इट इज मिलना नहीं आपको, आपको ऐसा मिलेगा केंद्र में भी मेलिफिक होंगे, तब आपको सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा और कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। आप कहोगे जी ये तो कितने सारे कॉम्बिनेशन क्यों बता रहे हो, ये एक बता दिया आपने। एक से आंसर तभी होगा जब बिल्कुल ये सिचुएशन आपको नजर आ जाती है प्रश्न कुंडली में कि बेनिफिक तो केंद्र में बैठे हैं, 8th में कोई मेलिफिक नहीं है, आप आंसर कर दीजिए हाँ जी यस। मगर आप देख रहे हो कि केंद्र में बेनिफिक भी बैठे हैं, साथ में मेलिफिक भी बैठे हैं, तब इसके बेस पे आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन रखे हैं। सेकंड, इफ मेलिफिक इन केंद्र एंड ट्राइन और 8th हाउस एंड नो बेनिफिक प्लेस देयर, विश इज फेल्ड। उल्टा हो गया तो विश पूरी तरीके से फेल हो गई। थर्ड केस, इफ बेनिफिक इन 3, 5 से 11, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पर्सन विल गेन। इफ मेलिफिक देन रिजल्ट विल बी रिवर्स्ड, डेस्ट्रॉय। गेन नहीं होगी, 3, 5 से 7, 11 में बेनिफिक बैठा है, 11वें भाव में बेनिफिक बैठ जाए तो भी आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। अकेले 11वें भाव के अंदर कोई भी प्लेनेट बैठ जाए तभी भी हो जाती है।
ये ध्यान रखना 11th हाउस में। प्रश्न लगने से ह्यूमन साइन वही रिपीट है 3 6 9 11 ऑक्यूपाइड बाय बेनिफिक गुड फॉर प्रश्न इफ दे आर बेनिफिक इन 7th एंड 10th उनको इकट्ठा कर दिया है देन पर्सन विल गेन प्रॉपर्टी और लैंड और पोजीशन न्यू अपॉइंटमेंट भी आ सकता है यदि आपका बेनिफिक 7th एंड 10th में बैठा है तो देखिए ये आपका नौकरी लगेगी नहीं लगेगी उसका कॉम्बिनेशन है। बेनिफिक इन 1 to 5 पर्सन विल गेन ऑनर एंड वेल्थ ये मैं बता चुका हूं तो उन्हीं कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पर वो इकट्ठा किया हुआ है। 11th पॉइंट ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। राइज और फॉल इन कैरियर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जी भाई मैं कैरियर में कुछ आपसे पूछ रहा है कि कुछ परेशानी तो नहीं आ जाएगी, किसी को चिंता हो रही है ऑफिस के अंदर, कोई उसके अंदर इंक्वायरी बैठी हुई है या फिर उसको प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन है, कोई लिस्ट निकलने वाली है तो वो पर्सन आपके पास आएगा और प्रश्न कुंडली से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो आप। बाकी चीज़ों से जवाब देना इतना डिफिकल्ट होता है, यहाँ से बहुत आसान है। वो आया हमारे पास कि जी मेरे को कोई सजा तो नहीं मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास ऐसा केस चल रहा है उसका डिसीजन आने वाला है, या वो कहेगा जी प्रमोशन की लिस्ट निकलने वाली है, इंटरव्यू हमने दिया है या ऑफिस के अंदर तो मुझे मेरा होगा या नहीं होगा, तो उसको हम कैसे कहेंगे। तो मैंने अर्लियर बताया था इट इज सीन फ्रॉम 4th हाउस। चौथा भाव राइज और फॉल को इंडिकेट करता है। आपको जो मैंने एक टेबल दी थी स्टार्टिंग में उसमें मैंने बताया था कि आपको 1st हाउस से क्या देखना है, चेंज इन स्टेटस, 4 से राइज एंड फॉल देखना है, 7 से आपने निवृत्ति देखनी है कि कोई खोया हुआ आदमी मिल जाएगा, खोया हुआ सामान मिल जाएगा, और 10th हाउस से देखना है कि वो फॉरेन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके मैं यहाँ पर सूत्रास बता रहा हूँ। देखिए तो राइज और फॉल इन कैरियर इट इज सीन फ्रॉम द 4th हाउस। तो इसका आपका जनरल बेसिक एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि प्रश्न एस्ट्रोलॉजी केंद्र राशि पे बेस्ड है सारी की सारी। इफ 4th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, चौथा भाव आपका बली है। मैंने स्ट्रेंथ क्यों बताई थी अभी कि कौन सा भाव बली होता है, जिस भाव को उसका स्वामी देख रहा हो, जिस भाव में उसका स्वामी बैठा हो, जिस भाव को बेनिफिक देख रहा हो, जिसमें बेनिफिक बैठा हो वो स्ट्रॉन्ग होता है, मगर जिसमें मेलिफिक बैठा हो, जिसको मेलिफिक देख रहा हो वो भाव कमजोर हो जाता है। तो इफ 4th हाउस इज स्ट्रॉन्ग मीन्स conjoined or aspected by its own lord or benefic means rise, if aspected or conjoined by malefic means fall। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है। आपको प्रमोशन देखना है, नथिंग हर्ट। बाकी को भी इश्यू है क्या? ऑडियो प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। मैम आप रीज्वाइन कर लीजिए, ज्योति कृष्ण मैम प्लीज रीज्वाइन। ठीक है ठीक है। तो देखिए 4th हाउस के बेस पर आप बताओगे राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल प्रमोशन जरूरी नहीं है। आपके पास कोई टेंडर निकला, एक बिजनेसमैन आया, एक नया बिजनेस शुरू करने की आपके पास आ गया, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एनालिसिस करना हर चीज को आसान काम नहीं होता। यहां पर आपको आंसर एकदम मिलेगा रेडीमेड। प्रश्न कुंडली का यूटिलाइजेशन में आपको आंसर कैसे मिलेगा? आपने कुंडली बनाई, चौथा भाव देख लो बस। आपको लगता है वो एफ्लिक्ट हो गया, देखिए कितना इजी है। एफ्लिक्ट हो गया तो आप कहोगे कि नहीं भाई मत जाओ, तुम्हारी तो दिन खराब आ रहा है। एफ्लिक्ट नहीं हुआ वो यदि अच्छा है तो आप कहोगे हाँ आपका राइज होगा, और न्यूट्रल आ रहा है तो आप कहोगे कुछ खास बदलाव नहीं है। अब देखते हैं हम राइज एंड फॉल देखते हैं। सपोज इसी व्यक्ति का एक जो मैंने कुंडली लगाई थी तो इसका हम क्या देखेंगे, चौथा भाव देखेंगे राइज एंड फॉल के लिए। अभी मैंने चेंज इन स्टेटस बताया था, चौथे भाव को देखते हैं। इसका लॉर्ड देख रहा है क्या? लॉर्ड से कोई मतलब नहीं है इसका। अब इसको कोई बेनिफिक प्लेनेट देख रहे हैं क्या? देखिए यहाँ पे मून और मरकरी इसे एस्पेक्ट कर रहे हैं। हालांकि मून तो पक्षबल में अच्छा नहीं था ना, मगर 10वें भाव में इसे बेटर माना जाता है। देखिए 10th हाउस में बेटर माना जाता है, आपको मैंने अभी बताया था मून। फर्दर इसको यहाँ पर मरकरी भी एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर तो खैर शायद नहीं एस्पेक्ट कर रहा, कोई बात नहीं। स्टिल इसका 4th हाउस बेटर देन एवरेज है, खराब से अच्छा है। दो मून और मरकरी यहाँ पर दो प्लेनेट इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मून और मरकरी एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका, हालांकि मून यहाँ पर पक्षबल में कमजोर है पर भी 10वें भाव के अंदर ये प्रश्न कुंडली में ठीक रहता है। दूसरी बात, मरकरी इसे एस्पेक्ट कर रहा है, नहीं पोजीशन ऑफ 4th लॉर्ड नहीं देख रहे हम, 4th भाव देख रहे हैं केवल, ओनली 4th हाउस इटसेल्फ बस। 4th हाउस यदि आपका स्ट्रॉन्ग है दैट इज एनफ। 4th हाउस को हम देखेंगे यहाँ पर। तो 4th हाउस आपका इसका ठीक ठाक है तो इसको हम कहेंगे यू विल राइज इन द करियर। और कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है
जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक इस कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा समझ में आया तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल करा रहा हूँ यहाँ पर, और कोई पर्पज़ नहीं है इसका। हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे। 17 जून 2024 को सपोज क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या आंसर करेंगे हम? और टाइम हो गया हमारा 11 बजे का। प्रश्न कुंडली बन गई, चौथा भाव है देखिए, फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्टेड, फोर्थ हाउस इसका स्वामी देख रहा है, देखिए जुपिटर देख रहा है, बल्ले बल्ले हो गई। प्रश्न आ गया, आपको एक सेकंड ही लगा, कहीं नजर नहीं गई आपकी, कहां नजर गई? देखिए आपकी नजर गई सीधे चौथे भाव पे। मेरा प्रमोशन होगा, मेरा ट्रांसफर होगा, मैं बिजनेस नया कर रहा हूं तो कर लूं या नहीं करूं, कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? कोई बात नहीं, सैटर्न को क्यों देख रहा है? जो जिसके लॉर्ड ने देख लिया बाकी देखने की जरूरत नहीं है। जिसके लॉर्ड ने प्लेनेट को एस्पेक्ट कर लिया, भाव को, वो भाव आपका इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर थिंग इट इज ए स्ट्रॉन्ग हाउस। बाकी कोई देखे या ना देखे, जिस भाव को वो आपका अनकंडीशनल स्ट्रॉन्ग हाउस हो जाता है, उसकी रूट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चौथे भाव को उसका स्वामी मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर इसको जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, वो इसके लिए फंक्शनल बेनिफिट भी है। वैसे भी इसमें फंक्शनल देखना भी नहीं है मुझे, मैं आगे गया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं और कौन कौन देख रहा है, इसी के बेस पे मैं आंसर कर दूंगा। बिकॉज जुपिटर अपना आप में एस्पेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, और इसके अलावा यहाँ पर इसको इसका लॉर्ड भी एस्पेक्ट कर रहा है। दोनों चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। आगे फर्दर देखना चाहोगे तो लॉर्ड भी स्वयं राशि में होकर त्रिकोण में आकर बैठ गया, तो इसकी बल्ले बल्ले है। इस तरीके से हम 2 मिनट के अंदर इसका आंसर कर देंगे। देखिए इनसे ज्यादा इसी तरीके से हम किसी तरीके से नहीं आंसर कर सकते। अभी ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, मगर आप स्टार्टिंग की चीजों को जितना आसानी से समझेंगे उतना ही प्रश्न आसान है। बाद में तो मैं आपको कॉम्बिनेशंस कराऊंगा, वो लर्निंग ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अबाउट गोइंग अब्रॉड, तो ये आपके मेन क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आते हैं, उनका आंसर कैसे करना है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है कि मैं विदेश जा पाऊंगा, रोज आते हैं आपके सभी के क्वेश्चंस होंगे जिनके बच्चे उस एज ग्रुप में हैं, या तो कोई बीटेक कर लिया होगा या कुछ 12th के बाद भी भेजते हैं बहुत लोग सेट के थ्रू, या कुछ भी बीटेक वगैरह करने हैं, एमबीए वगैरह करने हैं, एमएस करने हैं, तो आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा नहीं जाऊंगा। मैंने अभी कहा था कि इससे रिलेटेड प्रश्नों का जवाब दिया जाता है 10th हाउस से। इफ 10th हाउस इज इन मूवेबल साइन, चलायमान है, 10वें भाव की बात कर रहा हूं, समझो उसका मूवमेंट होगा। 10th हाउस मूवेबल साइन है, मगर एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक है तो अब्रॉड पक्का जाएगा। प्रश्न कुंडली के 10th हाउस में यदि मूवेबल साइन है और उस पर एस्पेक्ट या बेनिफिक प्लेनेट प्लेस्ड है तो ही विल गो अब्रॉड डेफिनेटली। मगर 10th हाउस में मूवेबल साइन है, मगर उसको एस्पेक्ट कर रहा है आपका मेलिफिक है, बेनिफिक साइन नहीं है एक्चुअली। ये एक मिनट, मूवेबल साइन, टेंथ हाउस में मूवेबल साइन है, बट इट इज एक्सपेक्टेड बाई मेलिफिक, मींस पर्सन विल गो विद डिफिकल्टीज, आसानी से नहीं जा पाएगा। और 10th हाउस में फिक्स साइन आ गया तो वह अब्रॉड नहीं जाएगा। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिक्स साइन मींस देयर इज नो चेंज इन स्टेटस, इसलिए यहाँ पे केंद्र स्थानों की इंपॉर्टेंस है। इसको भी हम देख लेते हैं भाई साहब अब्रॉड जाएंगे कि नहीं। ये देखिए 10th हाउस के अंदर फिक्स साइन है, इनके जाने के कोई चांस नहीं है। एज पर प्रश्न कुंडली आपने कुछ नहीं देखा, एक सेकंड के अंदर आपने केवल साइन देखा और उसके बेस पे आंसर बता दिया। और देख लेते हैं हम कुछ लोगों को कि अब्रॉड जाएंगे क्या अभी फिलहाल। टेंथ हाउस के अंदर देखिए मूवेबल साइन है, मूवेबल साइन है, उसके बेस पे आप आंसर कर सकते हो। और इसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है? कोई बेनिफिक मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है क्या? मतलब ये चला तो जाएगा ही पर्सन, चाहे डिफिकल्टी से जाए चाहे आसानी से जाए, तो शायद एस्पेक्ट तो किसी का भी नहीं नजर आ रहा। सो होगा भी तो चला जाएगा बट विद डिफिकल्टी, तो इसके बेस पे वी कैन आंसर द क्वेश्चंस। ये सपोज प्रश्न कुंडली है, आपसे कहता है कि इसको पद प्राप्ति होगी, बिजनेस में अपग्रेडेशन मिलेगा, इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इस साल में। देखिए आपने चौथा भाव देखा, बढ़ेगा, जुपिटर देख रहा है, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड में आंसर कर दिया। विदेश जाएगा क्या? थर्ड हाउस के अंदर इसका डुअल साइन हो गया, अनसर्टेन हो गया, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। जुपिटर बैठा है हालांकि, पर डुअल साइन हो गया, थोड़ा अनसर्टेन हो गया, विकांट से जगह चेंज होगी क्या?
घर बदलेगा क्या, स्टेटस वो देखना है आपको, कोई बीमारी है वो ठीक होगी नहीं होगी, स्टेटस चेंज होगा, लगने के अंदर द्वितीय भाव राशि है, अनसर्टेन है, कांट से, मूवेबल के पास है, इसका मतलब होने के चांस ज्यादा है। देखिए लगने की डिग्री कितनी है, 27.26। तो मैंने कहा द्वितीय भाव राशि 15 डिग्री से ऊपर है और ये करीब करीब 7 साइन के करीब जा रही है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये सभी प्रश्नों को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिसको आपको अभी यूटिलिटी आ जाए, याद करना आ जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम करेंगे और सभी में आपको कुछ ना कुछ नियम अलग से देखने को मिलेंगे। अब आ जाता है देखिए नया क्वेश्चन, पर्सन लॉस्ट विल रिटर्न और नॉट, लॉस्ट थिंग विल रिकवर नॉट, खो गया। बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास, मेरे पास रोजाना आते हैं एक दो कहीं न कहीं से, ये खो गया है कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो उनका हम आंसर किस तरीके से करेंगे। देखिए प्रश्न कुंडली से विद इन नो टाइम यू कैन आंसर इट, आएगा कब आएगा का भी मैं अभी आपको जवाब दे दूंगा। पर्सन लॉस्ट विल रिटर्न और नॉट, लॉस्ट थिंग विल रिकवर नॉट, जो चीज खो गई है वो वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी हम यस नो टाइप क्वेश्चनों के आंसर कर रहे हैं, जब हम इनकी डिटेलिंग में जाएंगे तब थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाएंगी। कैसा था, कहां मिलेगा, कौन चोर था, कैसी शक्ल थी, चोर कितनी दूर जा चुका है, ये सारे प्रश्नों के जब जवाब देंगे देन वी हैव टू गो इनटू इट। अदरवाइज यहां पर यस नो क्वेश्चनों का आंसर बड़ा आसान है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, निवृत्ति बोलते हैं इसको, खो गया उसका मिलना मतलब एक काम आपका पूरा हुआ, कोई चीज मिल गई एक काम आपका पूरा हुआ। आप किसी मिशन में लगे हो वो पूरा हो गया, एक काम आपका पूरा हुआ, उसे 7th हाउस से देखते हैं। नियम वही रहेंगे। 7th हाउस से क्या देखेंगे, इफ 7th हाउस हैज मूवेबल साइन एक्सपेक्टेड और कंजॉइंड बाय बेनिफिट मींस रिटर्न, चेंज इन स्टेटस हो गया, मूवेबल साइन हो गया 7वें भाव में, तो लगने से नहीं देखना अब आपको, कोई पर्सन वापस लौटेगा नहीं लौटेगा, उसका ये नियम है। इफ 7th हाउस हैज मूवेबल इन्फ्लुएंस बाय मेलिफिक मींस रिटर्न होगी मगर डिफिकल्टी से, पुलिस के पास पहुंच जाओ, आप इमीडिएटली कहोगे जी पुलिस को कांटेक्ट कर लो, आसानी से नहीं आने वाला है। डिफिकल्टी जहां पे आए तो आप बोल दीजिए नहीं आएगा अपना, गो टू पुलिस, पुलिस उसको ट्रैक करेगी, सर्च करेगी, आपको बता देगी। 7th हाउस में फिक्स साइन है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न। सामान चोरी हो गया उसका भी यही नियम है, यदि वो कह रहा है कि मेरा सामान मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बाइक चोरी होगी, कार चोरी होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, 7th हाउस में मूवेबल साइन है तो आप, और बेनिफिक देख रहे हैं तो हाँ मिल जाएगी। 7th में मूवेबल नहीं है, मेलिफिक देख रहा है तो कहो मिलेगी मगर तेरे उतने ही पैसे निकल जाएंगे जितने की तेरी कार है, टूटी फूटी मिलेगी, खराब कंडीशन में मिलेगी, मिल जाएगी मगर वैसी कंडीशन में नहीं मिलेगी जैसी कंडीशन में वो चोर उठा के लेके गए। 7th हाउस के अंदर फिक्स साइन है तो कहते भूल जा भैया, नेपाल जा चुकी है, चली गई है, वो नॉर्थ ईस्ट में ले गए हैं उसे उठाकर, भूटान में बिक चुकी है, मत ढूंढो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से उसे आंसर करेंगे। यहां पर हम ले लेते हैं, देखिए इनकी कार चोरी हो गई है, अब कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर डुअल साइन हो गया, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, थोड़ा सा डुअल साइन हो गया ना तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, बहुत वो तो है नहीं। अब यहाँ पर डुअल साइन के अलावा इसके अंदर हम देखते हैं कि मून मरकरी बैठे हुए हैं, सन बैठा हुआ है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे मरकरी भी एक तरीके का मेलिफिक हो गया, मून भी मेलिफिक हो गया, तो हम कहेंगे थोड़ा मुश्किल है। और किसी की लगाते हैं, उसके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे अभी तक जो करे। किसी और प्रश्न की हम कुंडली लगा लेते हैं, इसमें आप में से भी हो सकता है गलती से कभी किसी की कुंडली मेरे पास आई हो, उसका नाम मैंने यहाँ पर फीड कर रखा हो, उसकी लग जाए तो वो उसका बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि मैं एट रैंडम कोई भी पिक कर रहा हूँ और वो पर्सन से रिलेटेड कुछ नहीं हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। किसी भी कुंडली आ जाती है, ये पर्सन कोई भी स्टेटस लेके आता है कि भाई मैं नौकरी लग जाएगी क्या, अभी घर बैठा हुआ है, नौकरी लगेगी या नहीं मिले लगेगी, तो हम क्या कहते हैं इसको, एक तरीका तो रहता है हम इसकी लगने से देख लें। चेंज इन स्टेटस जनरली नौकरी के केस में नहीं माना जाता, आपको पद प्राप्ति होनी चाहिए, राइज और फॉल देखना चाहिए, तो हम 7th हाउस को पकड़ते हैं उसमें। यहाँ पर हम देख वो सॉरी 4th हाउस को, 4th हाउस को देखते हैं कि वो किस इन्फ्लुएंस में है। यदि उसका लॉर्ड देख रहा हो तो मजे हो गए, लॉर्ड तो देख नहीं रहा वीनस, इसको इसके अलावा कोई देख रहा है क्या, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जुपिटर भी नहीं देख रहा है इसको, मार्स भी नहीं देख रहा और सैटर्न भी इसको नहीं देख रहा, तो ये न्यूट्रल सा है, तो हम कहेंगे कि कोई ऐसा कुछ खास वो नहीं है, बहुत चांस नहीं है, मतलब ना ही कोई बेनिफिक असर है, मेलिफिक भी नहीं है, तो हम कहेंगे भाई कह नहीं सकते, कुछ लग भी सकती है, इतने कोई ब्राइट चांसेस नहीं है, और नहीं लगेगी ये भी नहीं कह सकते, तो अब अपनी कोशिश करते रहो। अब इसी व्यक्ति का कोई सामान, इसने विदेश जाना है, फॉरेन जाएगा या नहीं जाएगा, अब्रॉड जा सकता हूँ, अब ये पूछेगा नौकरी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ये तो बता दो अब्रॉड जा सकता हूँ क्या मैं भी, तो आप देखो इसका 10th हाउस,
10th हाउस में देखिए कि यहाँ पर मूवेबल साइन है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखते हैं इसमें बेनिफिक या मेलिफिक कोई असर है क्या। तो 10th को यहाँ पर देखिए जुपिटर देख रहा है, बेनिफिक देख रहा है, कोई मेलिफिक कोई भी नहीं देख रहा। आप कह दो जाएगा अब्रॉड चले जाओ, आपके जाने के पूरे पूरे चांस है, इस क्वेश्चन का आंसर ही दोगे। अब ये हालांकि इसकी हमने एक तरफ नौकरी लगा रखी थी, इसकी कार चोरी होगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जी चलो अब ये बताइए मेरी कार चोरी हुई है, मैं मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या कोई एक पर्सन खो गया है, मेरा एक दोस्त नहीं मिल रहा 4-5 दिन से, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो आपने 7th हाउस को पकड़ा, 7th हाउस के अंदर 10 साइन है, दैट इज ए मूवेबल साइन, पहला पॉजिटिव सिग्नल मिल गया। अब देखते हैं इसे कोई देख रहा है क्या। तो यहाँ पर इसे कोई भी नहीं देख रहा, शायद नहीं देख रहा, तो हम कोई बहुत पॉजिटिव भी नहीं बताएंगे, मगर मूवेबल साइन है तो इसमें हम यही कहेंगे कि हाँ मिलने की संभावना है। यदि बेनिफिक देख रहा होता तो पक्का मिलता, और मेलिफिक देख रहा होता तो मिलता विद डिफिकल्टी, मगर बहुत असर नहीं है तभी भी हम कहेंगे कि मिलने की पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, मिल जाएगा मगर कुछ डिले के साथ मिलेगा। इस तरीके से हम प्रश्नों का यहाँ पर देखिए कितने सिंपल वे में इन प्रश्नों का आंसर किया जा सकता है। किसी भी कुंडली में आपका इस तरीके से व्यक्ति कोई भी प्रश्न लेकर आएगा, ये मेन प्रश्न लेकर आएगा, तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरी कुंडली का वो करने लग जाते हैं पोस्टमार्टम। अब पोस्टमार्टम करने हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुंडली हम देख नहीं पाते ठीक से, इसमें वो चीज़ें आप लेकर आएंगे तो हम कॉम्प्लिकेट करेंगे उसको। ये सारे प्रश्न कुंडली के, और ये मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ आपको, षट पंचाशिका के नियम है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको क्लासिक्स के बेस पर पढ़ाऊंगा, जो भी ईयर से है उसके बेस पे कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ इसमें। अभी जो मैं कराऊंगा आपको, अभी तक जो मैंने कराया था आपका वॉच रिलेटेड आरकेपी वगैरह, वो मॉडर्न वेज हैं, ये षट पंचाशिका के बेस पर हैं। जो सबसे पहले प्रश्न के केस में जो हमारे पास क्लासिक्स अवेलेबल है उस पर बेस ये सारे कॉम्बिनेशंस में करा रहा हूं आपको। चलो कॉम्बिनेशंस की अब मैं बात नहीं करूंगा, कमिंग क्लास में मैं स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा। कि आप पे क्वेश्चन आ गया जैसे कि आइटम मिसप्लेस हो गया, अब आइटम मिसप्लेस हो गया तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। अभी रुक जाइए मैम, अभी हैंड मत रेज करिए। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं उसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक आइटम मिसप्लेस हुआ, कितनी चीजों का आंसर करना है। अभी मैं आपको कुछ आंसर कर चुका हूं, इसे भी आप यूटिलाइज करना शुरू करें। जो अभी मैंने आज तक की क्लास में आपको प्रश्न पढ़ाया है, ये अपने आप में बहुत एनफ चीजें हैं जो बहुत चीजों का आंसर दे सकती हैं आपको। प्रश्न में इन्हीं चीजों के लिए लोग आते हैं। वैदिक के बेस पर मैंने आज आपकी क्लास में आपको बताया कि किसी पर्सन का स्टेटस चेंज होगा, वो बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देगा आपको। कहीं पर वो स्टक है तभी तो आएगा, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, वो बनेगा, हॉस्पिटल से वो निकलेगा नहीं निकलेगा, बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, ये मेरा लेटर आएगा नहीं आएगा, इंटरव्यू लेटर आएगा नहीं आएगा, सभी प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हो लगने से, मैंने अभी जो बताया। दूसरे नंबर पर मैंने बताया प्रमोशन होगा नहीं होगा, इन सभी प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हो। फॉरेन जाएगा नहीं जाएगा वो दे सकते हो, कोई चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी तो यस नो में आंसर दे सकते हो। अब जैसे मिसप्लेस आइटम में मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। होगा काम मिसप्लेस हुआ है, घर में हुआ है तो घर के किस हिस्से में हुआ है, चोरी तो नहीं हो गया है, चोरी हो गया है तो चोर कितनी दूर उसे लेकर गया है, हमारे घर से कितनी दूर लेकर गया है, फिर लेकर गया है तो वो चोर कौन है, कोई हमारे मिलने वाला है, बाहर का आदमी है, कोई नौकर चाकर है। फिर क्वेश्चन आएगा कि चोर कैसा है देखने में, औरत है आदमी है, ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद क्या वो पकड़ में आ जाएगा क्या, पकड़ में आएगा तो वो कब पकड़ में आएगा, कहां से पकड़ में आएगा, तो पकड़ेंगे तो कहीं वो आपका कोई वो तो वायलेंस तो नहीं कर देगा। ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब हम बाकी के इवेंट में करने वाले हैं। कि मिसप्लेस आइटम हो गया, मिसप्लेस पर्सन हो गया, कोई आदमी आया नहीं खो गया, अब वो क्वेश्चन पूछेंगे जी बेटा हमारा चला गया है, तो वो कहाँ चला गया, अपनी इच्छा से गया है, अपने दोस्तों के पास गया है, किसी ने किडनैप कर लिया है, और वो क्या शहर के अंदर ही है या शहर से बाहर चला गया है, ट्रेन से गया है, प्लेन से गया है, बाइक से गया है, साइकिल से गया है, कहाँ पर गया है, कोई उसे उठा तो नहीं ले गया, यदि उठा ले गया तो वो कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा, क्या उसने रैंसम के लिए तो नहीं उठाया है, उसके साथ कोई जाति तो नहीं हो रही है, जाति हो रही है तो वो बच जाएगा मर जाएगा, किस कंडीशन में है अभी, किस रास्ते से लेके गए हैं उसको, कहाँ पे हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कितना दूर वो हो सकता है यहाँ से। इन सभी प्रश्नों के हम इस तरीके के प्रश्नों के जवाब देंगे। तो हम एक एक इवेंट को कमिंग क्लास में एक एक क्लास के अंदर हम एक एक इवेंट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी आज की क्लास में मैंने आपको जनरल बताया है। क्वेश्चंस मैं फिर से बता देता हूँ, नो इंडिविजुअल क्वेश्चंस मैं लूंगा नहीं आज के बाद किसी का भी।
और दूसरी बात यह है कि आपका रिपीट ना करें, जिसने एक बार पूछ लिया वो यानी कि पहले शुरू में हैंड रेस कर ले, इसके बाद बीच में तीसरे नंबर पे आ जाए, फिर पांचवें पे आ जाए। आपने जो पूछना है नोट करके पूछ लीजिए, और जो रह जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी कोकिला मैम। हरे कृष्णा सर। हरे सर मुझे रेट्रो वाला कंबस्शन वाला रूल नहीं समझ में आया। चलो कोई नहीं, प्रवीण जी आप पूछिए। सर एक और क्वेश्चन। सर नमस्कार सर। जैसे हम ये स्टेटस का देख रहे थे, उससे पहले मैं चंद्रमा देखने की जरूरत नहीं है कि चंद्रमा 6-8-12 में चला गया तो वहीं पे खत्म हो जाएगा नहीं, मामला? नहीं। उससे कुछ उसका वो लिंक नहीं है उससे कुछ उसका सर? बिल्कुल नहीं, ये जो चंद्रमा हम देखेंगे वो जो हम एनालिसिस करेंगे पूरा उसके बेस पर जी करेंगे। अभी जो हमने किया है वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लग्न कुंडली। आपने जी सर। लग्न कैसी है उसके बेस पर डिसाइड करना है हमने, दैट्स ऑल। चंद्रमा का रोल दो तरीके की चीज़ों में होगा। चंद्रमा का रोल होगा आपका प्रश्न से रिलेटेड, कोई भी चीज़ है किस भाव से रिलेटेड प्रश्न है वो चंद्रमा आपका डिसाइड करेगा। वो उसका प्लेसमेंट कहाँ पर है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर है, वो नेचर ऑफ प्रश्नों को ज़्यादा इंडिकेट करेगा। बाकी चंद्रमा का जो भाव है वो सेकेंडरी है यहाँ पर। प्राइमरी कहीं पे भी जो मैंने आपको कार्य सिद्धि है उनमें चंद्रमा का नाम नहीं लिखा है एक भी जगह, मगर आप कुछ कॉम्बिनेशंस को ये देख सकते हो, लग्न से भी देख सकते हो और चंद्रमा से भी देख सकते हो, और दोनों जगह से यदि दिखाई दे रहा है। एक्चुअली प्रश्न जो आएगा उसमें चंद्रमा की सुप्रीमेसी है, टाइप ऑफ प्रश्न किस भाव से रिलेटेड है। आंसर जो आएगा उसमें चंद्रमा की कोई सुप्रीमेसी नहीं है। आंसर विल नॉट डिपेंड अपॉन द मून, आंसर विल डिपेंड अपॉन द लग्ना, आंसर विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ भावा। अलग अलग जो भाव है उसके बेस पर। अब जब हम वहां पर एक ऐसे प्रश्नों को एनालाइज करेंगे जिसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तब हम चंद्रमा को चाहे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है सर। दूसरा ये सर, जैसे कोई अपने बच्चे के बारे में पूछता है तो उसको मतलब प्रश्न को ही लगन मान के चलते हैं हम, या 5 नंबर पे घुमाना पड़ेगा चार्ट को? नहीं, ओनली जैसा है एज इट इज। मतलब प्रश्न को ही लगन मान के चलेंगे? घुमाने वाला नहीं मानते हैं पर ये जी। वो हम तो उसमें कर रहे हैं, होरारी में केपी में करते हैं, उसको घुमा देते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न का आंसर देंगे, कौन किसके लिए पूछ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई होरारी नंबर मांग रहे हैं, हम कुछ भी नहीं मांग रहे। हम सिंपली तो वो एक कोई प्रश्न जो भी पूछ रहे हैं, चाहे वो ये पूछ रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी क्या, तो उसका भी आंसर, इसराइल और ईरान के बीच में आज वो मिसाइल वो दागेगा क्या, तो वो उसका आंसर भी आप कर सकते हो। आपको कोई लेना देना नहीं किससे रिलेटेड पूछना है। जो भी क्वेश्चन है आपका जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, वो आपका मैन्युफैक्चर्ड नहीं होना चाहिए कि बना के लिया है बगैर मतलब में पूछने के लिए। परवीन जी खाली बैठे हुए हैं, इनसे 4 क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, तो चलो तो फिर वो आपका आंसर सही नहीं आएगा। अदरवाइज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे रोटेशन जैसा। क्वेश्चन ये आता है कि जब मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो तब भी फोर्थ स्टेटस देख ले, फोर्थ से सर उसका स्टेटस चेंज होगा नहीं होगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो आएगा बच्चे का रिजल्ट हो? यस नो देख लीजिए ना आप, चेंज इन स्टेटस। ओ, हाँ, पर उसके अच्छा केस में तो आपको डिजायर फुलफिलमेंट होगी, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो आगे बताऊंगा मैं, और भी चीज इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें। आप ठीक, कार्य सिद्धि योगा लगाइए ना उसमें, राइट सर। जो मैंने 9 राइट, पॉइंट बताए हैं कार्य सिद्धि योगा, आप कुंडली बनाइए, जी। क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया बच्चे का, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो क्योंकि वो लग्नेश और कार्येश को घुमाएं। कार्य सिद्धि योगा लगाइए 9 पॉइंट में से, यदि आपके 4-5 पॉइंट लग रहे हैं तो देन इट इज ओके। ठीक है, मतलब घुमाने की जरूरत नहीं है, इन नटशेल ये है कोई सर। रोटेशन नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सर मेरा एक दो क्वेश्चन और थे सर। जी बोलिए। सर पर केंद्र में अगर बेनिफिक और मेलेफिक दोनों बैठ जाएं तो जो आपने जो 9 पॉइंट्स बताए थे उसमें से, तो हम उसको क्या डिकोड करें? न्यूट्रल टाइप? हाँ, मैंने अभी करके बताया था कि उसमें आप उस पॉइंट को न्यूट्रल कर दीजिए, कट कर दीजिए, ना ही सपोर्ट कर रहा है ना ही अपोज कर रहा है वो। नहीं कर रहा। और सर सेम वे अगर रेलेवेंट हाउस में मेलेफिक बेनिफिक दोनों का एस्पेक्ट आ जाए तो काम होगा विद डिफिकल्टी? नो, दैट इज न्यूट्रलाइज्ड। तो आप उसको कहोगे कि इट इज नीदर सपोर्टिंग, तो आप कहोगे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और सर वो बाद में वो कंबस्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा रूल। कंबस का जैसे अभी आज एक प्लेनेट रेट्रो हुआ जी, और वो आपके पास कोई प्रश्न लेकर आया है,
इसका मतलब उस प्लेनेट की वजह से आया है वो प्रश्न। तो तो प्लेनेट जिस दिन प्रश्न आया उसी दिन रेट्रो होना चाहिए प्लैनेट को, एक तब आध ये दिन आगे रूल। पीछे भी हो सकता है, जैसे कल रेट्रो हो अच्छा। गया, आज प्रश्न है, 2 दिन पहले जी रेट्रो हुआ है, प्रश्न है, तो आप उसको रेट्रो को दिमाग में रखिए कि अभी एक जी प्लेनेट रेट्रो हुआ था और उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा है, तो उस रेट्रो जी प्लेनेट का जरूर कुछ ना कुछ इसके माइंड पर असर हुआ है, और वो जी। एक कॉज हो सकता है जो वो प्रश्न लेकर आया है उसका। तो जिस घरों में वो पहले था रेट्रो होने के पहले, उनसे रिलेटेड उसका क्वेश्चन हो सकता है वो जहां कि था, जहां पर आया है, जिन भावों का लॉर्ड है, सभी से रिलेटेड हो सकता है। तभी का। और ऐसा भी कुछ है कि काम अगर हमें यस दिख रहा है तो तभी होगा जब ये प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा, कि ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ? नहीं, जैसे वो कुछ समस्या लेकर आया आपके पास हाँ कि भाई मेरा झगड़ा हो गया है बीबी से, जी ठीक है, तो आपने देखा 7th हाउस में प्लेनेट बैठा था, रेट्रो होकर 8वें में था, रेट्रो होकर 7वें में आ गया वो, जी। ठीक है, या 7वें की हाँ तरफ लौट गया, 8th में जा जी। रहा था सीधा, 8th हाउस में रेट्रो हुआ, 7वें की तरफ लौट गया। इसका मतलब हाँ आपका 8th हाउस, 7th हाउस और उन वो जिनका लॉर्ड है उन हाउसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। हमने कहा जी। भाई आपका 7th या 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाइफ से कुछ झगड़ा है, ससुराल वालों से कुछ झगड़ा है, या वो जिनका लॉर्ड है वो कहेगा हाँ जी वाइफ से झगड़ा हो गया, कब तक सॉर्ट अच्छा आउट हो गया, रूट के घर चली गई है, खाना खुद बनाना पड़ रहा है, ठीक है, झाड़ू पोंछा कटका सब करना पड़ रहा है, और टाइम पे भी नहीं मिल रहा, ठीक है, जी। मम्मी अलग कहती है नमक ज्यादा डाल दिया, मिर्च ज्यादा डाल दी, तो बड़ा जीना हाँ आराम हो रखा है, कब आएंगी? हाँ तो वो आप हाँ। कहिए कि वो देख लीजिए जब वो रेट्रो से डायरेक्ट होगा, कि आप मनाते रहिए, 10-15 दिन में मान जाएंगी, डायरेक्ट अच्छा होगा पर तब आंसर आएगा उसका। पर ये यस बोलने के पहले कब आएगी का, हमें पहले अगर हमें यस मिल रहा है तभी बोलेंगे, रेट्रो होने के बाद आएगी, डायरेक्ट होने के बाद आएगी, है डेफिनेटली ना? यस, टाइम तो आप तभी बताओगे ना जब आपको लग रहा है यह काम हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू सर। ज्योति कृष्णन मैम, नमस्कार। जी सी, नमस्कार। ये तो रेट्रो, अगर लॉन्ग टाइम का रेट्रो है तो क्या करेंगे? नहीं, तब जुपिटर वगैरह। लॉन्ग टाइम पे रेट्रो है तो आप इन जनरल, यदि वही रीजन है तो आप कहोगे उसकी समस्या लंबी जाने वाली है, अच्छा, 4-5 और महीने से सैटर्न ज्यादा जुपिटर रेट्रो वगैरह कोई का नहीं लंबी। होता, और आपको उसकी जो प्रॉब्लम है वो 4-5 मंथ तक चलेगी, सेटन होता है जनरली 4-5 महीने, बाकी कोई हाँ, रेट्रो नहीं जुपिटर होता। ऑल्सो, जुपिटर एंड नहीं लास्ट ईयर मार्स वाज आल्सो फॉर 10 मंथ्स, नहीं, जो है मार्स तो ना? डायरेक्ट रेट्रो होता रहता है, 10 मंथ्स रेट्रो नहीं था, कभी डायरेक्ट, कभी रेट्रो, लास्ट कभी ईयर, डायरेक्ट, कभी रेट्रो, ऐसा। लास्ट ईयर 10 मंथ्स का था। नहीं नहीं, डायरेक्ट 1 ईयर 10 इट मंथ वाज 10 थोड़ी मंथ। रेट्रो था। हाँ, मार्स नहीं वाज, आई वाज सरप्राइज, एक साल में था ऐसा था। नहीं, वो डायरेक्ट और रेट्रो रिपीटेडली हो रहा था, वो लगातार थोड़ी 10 मंथ रेट्रो था, इन जनरल 4-5 महीने होता है, हाँ खैर जो भी था। हाँ, अभी तो 4-5 महीने हुआ था, कैंसर में तो अभी 4-5 महीने हुआ था अभी तो। हाँ तो वो एंड नाउ इट हैज कम टू लिया। हाँ, कुछ ड्यूरेशन तक आपकी वो प्रॉब्लम सस्टेन कर सकती है, ऐसा हम कहेंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू। चलो, पर प्रश्न तो देख सकते हैं ना, बिकॉज यू सेड व्हेन लग्ना कम्स टू रेट्रो डोंट सी द प्रश्न, नहीं मैंने कब सो कहा? देख सकते हैं। मैंने रेट्रो नहीं रेट्रो कहा, कम्स तो बाद में देखेंगे कर रहे थे ना। नहीं नहीं, मैंने तो कहीं नहीं कहा, अच्छा, लग्ना इज आल्सो, लग्ना लगना इज रेट्रो थोड़ी वी कैन रेट्रो सी। होती है कोई, लगना कैसे रेट्रो होगी? नहीं, लग्ना में तो अगर जुपिटर रेट्रो होता है, लग्ना में तो और सैटर्न रेट्रो होता है। नहीं, मैंने रेट्रो के बारे में लग्ना कोई लॉर्ड, बात ही नहीं की मैम, मैंने सिंपली ये कहा है, रेट्रो वर्ड मैंने केवल एक जगह यूटिलाइज किया है कि जब आपके पास कोई प्रश्न लेकर आए तो आपके प्लेनेट हाँ। कोई भी कंडीशन में उसकी स्टेटस में चेंज हो रहा हो, दैट इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है मैम। अच्छा, चलो मैम, एंड करते हैं क्लास को।